Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is free demo class from paid बैच। अगर आप को ये क्लास समझ में आती है और चीज़ें इजी लगती हैं तो आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की जो क्लास है वो डेमो क्लास है फ्रॉम द पेड बैच। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना पेड बैच से एज ए डेमो देने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। सो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। कंप्लीट पेड बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कितने तरह की होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम बात करेंगे कितने तरह के मेथड्स होते हैं। और ना सिर्फ ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बल्कि सेट एग्जाम में भी, और इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस में, हर जगह ही ये जो एग्जाम होते हैं हर जगह के लिए जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अगर हमें ये समझ में आ गया तो आपको आगे की जो पूरी क्लास है वो इजीली समझ में आती जाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन को बोलते हैं जनसंख्या और सैंपल को बोलते हैं हम लोग नमूना। तो गाइज यहाँ पर जो जनसंख्या है ना दैट इज पॉपुलेशन, ये वो पॉपुलेशन नहीं है जो कि एज एन हम लोग जनरल भाषा में बात करते हैं जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, तो वो बात एक अलग हो गई। पॉपुलेशन का मतलब है कि किस चीज पे आप स्टडी करने जा रहे हो, वो कंप्लीट डेटा जो है आपका पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं और मैं मार्केट के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं कि मार्केट में सपोज करो मैं कपड़े बेचने का काम करता हूं, मेरे कपड़े का बिजनेस है बहुत बड़ा जिसमें मैं टी शर्ट बनाता हूं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो जब मैं टी शर्ट बनाता हूं तो बनाने के लिए मुझे सेल करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, और इससे पहले मुझे रिसर्च करनी होगी कि किस तरह की जो है टी शर्ट लोग पसंद करते हैं ताकि मैं उस तरह की टी शर्ट जो है उनको डिजाइन कर सकूं। तो जो मेरा एरिया ऑफ स्टडी होगा वो क्या होगा, वो होंगे मेरे यंग पीपल जो मेल है फीमेल है जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है या 25 से 30 साल 40 साल तक के लोग हैं, ये मेरा जो है एरिया ऑफ स्टडी रहेगा। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा इन लोगों से कि भाई आपको किस तरह की टी शर्टें पसंद है। इसके ऊपर मैं रिसर्च करवाऊंगा, मार्केट में क्वेश्चनर फिल करवा सकता हूं, मैं सर्वे करवा सकता हूं, लोगों से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मॉल के बाहर खड़े होकर के, मूवी थिएटर के बाहर खड़े होकर के, फिर कॉलेजेस में, इस तरीके से, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके के लोगों को टी शर्टें पसंद है और वैसी टी शर्टें मैं अपना बनाने स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा एरिया ऑफ स्टडी है दैट इज द एज ग्रुप ऑफ दीज पीपल, जो कि मेल फीमेल दोनों ही इसमें आ जाएंगे। सो दिस इज पॉपुलेशन। मेरे लिए ये जो ग्रुप होगा ना यहाँ 10 साल से 40 साल के लोगों का, और यहाँ पर जितने भी लोग इनके बीच में स्टडी की जाएगी जिनके ऊपर, वो उनको मैं पॉपुलेशन के नाम से बोलूंगा। सो दिस इज माय पॉपुलेशन। अब गाइज यहाँ पर पूरी इंडिया में अगर हम बात करें 10 साल से 40 साल के बीच में जो लोग हैं मेल फीमेल, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे, और ऐसे में हर किसी से पूछना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मेरा बिजनेस है, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यूपी, हर जगह हर स्टेट में जाऊँ और सभी से पता करके आऊँ कि भाई कौन सी टी शर्टें पसंद है आपको, किस तरह की टी शर्टें पसंद है। तो ऐसे में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मैं बिजनेस कब करूंगा। तो ऐसे में हम सैंपल चूज करते हैं। सैंपल का मतलब होता है कि उस पॉपुलेशन में जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हो उसका एक छोटा पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, और उस सैंपल के ऊपर हम स्टडी करेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा किस तरह के लोग जो हैं टी शर्टें पहनना पसंद करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में जो मेरी इंडिया के बड़े बड़े स्टेट हैं जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इस 2-3 स्टेट में यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ के कुछ जो अच्छे एरियाज हैं लाइक मॉल हो गया, तो मूवी थिएटर हो गए अच्छे, वहां पर कॉलेजेस होंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं इन एरिया के, वहां पर हम सर्वे करवा लेंगे कि ये लोगों को किस तरह की टी शर्टें पसंद आती हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जब मैंने सर्वे हो जाएगा तो इसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि लोगों को किस तरह की टी शर्टें पसंद है। अब यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर जो टोटल तीनों स्टेट हैं, यहाँ पर तीनों स्टेट में हजार लोगों के ऊपर स्टडी करवा दी गई, तो टोटल 3000 लोगों पे स्टडी हो गई कि भाई किस तरह के लोगों को टी शर्टें पसंद आ रही हैं। अब ऐसे में जो 3000 लोग हैं दैट इज नॉन एज सैंपल, कि भाई पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो करोड़ों पीपल हैं जो कि 10 साल से 40 साल के एज ग्रुप के बीच में आते हैं, करोड़ों लोग हैं। अब इन करोड़ों लोगों को 3000 का जो सैंपल साइज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो यहाँ 3000 लोगों को पसंद आ गया,
ऐसा हम कह सकते हैं कि 80 to 90% केस में लोगों को ये चीजें पसंद आ रही, जैसा कि 3000 लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटे सैंपल को हमने चूज किया और उस सैंपल के अंदर हमने क्या किया, वहां पर हमने चीजों को समझा, किस तरह की जो चीजें लोगों को पसंद आती है, फिर हमने वहां पर सैंपल बना लिया। सैंपल से जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट हम ये मान सकते हैं ऑन एन अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली में जो चीजें पसंद है लोगों को, हो सकता है कि साउथ इंडिया में चीजें पसंद ना हो, यस और नो। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज या अप्रोक्सीमेटली लोगों को चीजें ये पसंद आती हैं। क्लियर हो गया? बिकॉज जो पॉपुलेशन हमने चूज किया है वो सैंपल में से चूज किया। देखो यहाँ पर जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये इस कंप्लीट पॉपुलेशन के अंदर से चूज किए गए हैं। जहां पे ब्राउन ब्राउन है ना, हमने सैंपल में से लोगों को उठाया है। तो यहाँ पर जो लोगों को पसंद आ रही चीजें, हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को भी ये चीजें पसंद आएंगी। सो दिस इज नॉन एज सैंपल और दिस इज नॉन एज पॉपुलेशन। आई होप चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या है? इट इज द इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। एक ऐसा कंप्लीट ग्रुप है ये जिसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, संपूर्ण समूह है ये जिसके ऊपर हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है? नमूना व्यक्तियों का विशिष्ट समूह है जिससे आप डेटा एकत्र करेंगे। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया हमने, इंटायर ग्रुप में से एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया जिसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं, दैट इज नॉन एज सैंपल। ठीक है, समझ में आ गया? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है। जब आप लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, जब आप एक कुकर में सीटी लगाते हैं चावल बनाने के लिए, तो वहां पर जो चावल है ना, जब आप चावल बनाते हो, पूरे यहाँ पर जो पूरे चावल रखे हुए हैं इस कुकर के अंदर, तो ये कंप्लीट आपका डेटा है, मतलब जिसको आप खाने वाले हो, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन। ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? इस केस में ये पॉपुलेशन कहलाएगा। और सैंपल क्या कहलाएगा? सपोज करो उस पूरे कुकर में से मैंने 1 चम्मच चावल निकाल लिया। कितना? बस 1 स्पून, एक छोटी सी चम्मच मैंने निकाल लिया इसमें से, तो दैट इज नॉन एज सैंपल। क्योंकि ये जो चावल मैंने निकाले 1 चम्मच भर के, ये सेम ऐसे ही है जैसे कि कंप्लीट कुकर में अगर ये 1 चम्मच भर चावल पक चुके हैं, इसका मतलब पूरे कुकर के चावल पक चुके हैं। अगर ये 1 चम्मच चावल नहीं पके हैं, कच्चे हैं, इसका मतलब पूरे कुकर के जो चावल है वो कच्चे होंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि एक सैंपल जो होता है, छोटा सा आपका समूह होता है, जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप स्टडी करते हो, और उसके बेस पे आप पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जो रिजल्ट है उनको ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि पॉपुलेशन का मतलब इंटायर ग्रुप हो गया और सैंपल का मतलब एक छोटा सा ग्रुप जो कि उसी कंप्लीट ग्रुप में से लिया गया है, ताकि जो आपका टाइम है वो बच सके और जो आपके पैसे हैं वो बच सके और जो रिजल्ट है वो भी मतलब सटीक रिजल्ट निकाला जा सके। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब गाइस यहाँ पर आपके 2 मेथड हैं, एक है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और दूसरा है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अगर हिंदी में बात करें तो संभाव्यता नमूनीकरण और गैर संभाव्यता नमूनीकरण के तरीके। तो 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और एग्जाम के पर्पज से दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे मैं इससे पहले कुछ भी डिस्कस करूं, मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट में दिखा देता हूं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन आते हैं। तो गाइस इसको रट लो, याद कर लो, दिमाग बिठा लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रखा है, इस स्क्रीन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। सुन लो कान खोल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीन। इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब कौन कौन से मेथड आते हैं, एग्जाम यही पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से मेथड आते हैं। जैसे 4 मेथड या 5 मेथड लिख दिए, अब आपसे पूछेंगे बताओ इन पांचों मेथड में से कौन कौन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है, दूसरा वाला है, पहला वाला है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें केवल यही पूछा जाएगा कि आपको इसमें सिलेक्ट करने की कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाएंगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। सुन लिया सभी ने? एक बार दोबारा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन आएगा? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो गाइस कि जो एस से स्टार्ट होते हैं ना, वो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट हो जाते हैं, बस स्नोबॉल को छोड़ के। स्नोबॉल इसमें आ जाता है। तो यहां पर आप ऐसे देखेंगे दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। स्ट्रेटिफाइड एस से स्टार्ट है तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एस से स्टार्ट है तो उसका मतलब वो क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। और सी का मतलब है क्लस्टर सैम्पलिंग भी जो होता है वो भी आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। वैसे आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन से मेथड आते हैं? पर्पजिव सैंपलिंग, पर्पस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। अभी हम इन सभी मेथड को समझेंगे एक एक करके, डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। याद कर लो अच्छे से, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आता है? पर्पस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप इन सभी मेथड को समझेंगे एक एक करके विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के चारों मेथड, फिर हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी के चारों मेथड। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं गाइस, डोंट वरी, आपके लिए ग्राफ मतलब हिंदी में नहीं था, लेकिन जब अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक एक मेथड करके एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर मैं आपको हिंदी में भी इन सभी के नाम दिखा दूंगा, ताकि आपको हिंदी में भी जो इनके नाम है वो याद हो जाए। तो आपको मैं लेके चलता हूँ एक्सप्लेनेशन वाले पेज पे, और फिर मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो संभाव्यता नमूनीकरण के जो तरीके हैं, पहला कौन सा होता है? सामान्य उद्देश्य रहित नमूना। क्या होता है? सामान्य उद्देश्य रहित नमूना। इसको हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश में, और इंग्लिश में, दोनों में समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में जो पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब ये क्या होता है? इन दिस केस ईच इंडिविजुअल is chosen entirely by chance and each member of the population has an equal chance or probability of being selected। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो इंटायर ग्रुप है वहां पर हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस रहता है चुने जाने का। क्या बोला जा रहा है कि इनका जो है वो इक्वल चांस रहता है। अब इक्वल चांस का मतलब है कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी डाल दिया, मैं एग्जांपल भी बता दूंगा। वन वे ऑफ ऑब्टेनिंग अ रैंडम सैंपल इज टू गिव ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन अ नंबर एंड देन यूज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स टू डिसाइड विच इंडिविजुअल टू इंक्लूड। मतलब कुछ भी तरीका हो सकता है, इन्होंने बोला कि नंबर डाल करके आप चूज कर सकते हो, या फिर एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है और इस बर्तन के अंदर बहुत सारी पर्ची डाल दी है, पर्ची पे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, पर्ची पे क्या लिखा है? नाम लिखा हुआ है। एक स्लिप डाल दी है, इस स्लिप पे नाम लिखे हुए हैं। अब आपने आंखें बंद करी, आंखें बंद करके अपना हाथ डाला और एक पर्ची निकाल ली यहां से। अब वो पर्ची किसकी होगी, किसका नाम लिखा होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसको बोला जाएगा कि इक्वल चांसेस सभी के सिलेक्ट होने के। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है, इक्वल चांस होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि भाई 250 एम्प्लॉय कंपनी के, और उन 250 एम्प्लॉय में से 25 एम्प्लॉय चुने जाने हैं। इन 25 एम्प्लॉय को आपको इस तरीके से चुनना है कि सभी के इक्वल चांस हो चुने जाने के। तो यही काम कर सकते हो आप 250 एम्प्लॉयज के नाम की पर्ची बनाओ, एक बड़े से बर्तन में डाल दो सभी की पर्चियां, और हाथ डालो, यहाँ पर हाथ डाल के ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा के एक पर्ची उठा लो। एक पर्ची उठा के देखा तो भाई इसमें लिखा था रमेश, चलो भाई रमेश का सिलेक्शन हो गया। मतलब किसी रिसर्च एरिया में जिस चीज का भी आप ग्रुप बना रहे हो 25 एम्प्लॉय का, ऐसे आपने दोबारा से हाथ डाला इस बॉक्स के अंदर और हाथ घुमाया गोल गोल गोल, यहां से एक पर्ची उठा ली, यहां से पर्ची उठा ली, इसमें लिखा हुआ था सुरेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सुरेश जो है वो हमारे सैंपल का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आप इक्वल चांस होते हैं सभी के सिलेक्शन के, और आंखें बंद करके बिल्कुल ही बिना किसी पक्षपात के यहां से आप सैंपल चूज करते हैं। दैट इज नॉन एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया? सामान्य उद्देश्य रहित नमूना सिंपल है। क्या होता है ये? प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से संयोग से चुना जाता है। यहाँ संयोग होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, और जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के पास चुने जाने की समान संभावना रहती है। ठीक है, इसको याच्छादिक नमूना भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल रैंडम को हिंदी में बोलते हैं याच्छादिक नमूना प्राप्त करने का एक तरीका है कि भाई यहाँ पे जो मतलब डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आप बॉक्स में पर्ची डाल के ही बनाओ। जैसे इन्होंने बोला कि आप नंबर डाल दो, 250 अगर इंप्लॉइज हैं और आपने सभी के नंबर डाल दिए, सपोज करो इंप्लॉय नंबर जो फर्स्ट नंबर पे इंप्लॉय उसका हमने एज एन बैलेट नंबर होता है ना, जैसे आप आपने कभी देखा होगा जो हॉर्स राइडिंग होती है, घुड़सवारी जब रनिंग होती है उनकी, तो जो उनके ऊपर बैठे होते हैं उनके नंबर होते हैं, जैसे 4, 5, 6, 9 करके ऐसे नंबर होते हैं घोड़े के ऊपर जो बैठे होते हैं। तो इस तरीके से आपने एम्प्लॉयज के ऊपर ना नंबर डाल दिए, नंबरिंग डाल दिए। अब आंख बंद करके आप एक नंबर को चूज कर लेते हो, उस नंबर का जो एम्प्लॉय वो आपका सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जिससे कि इक्वल चांस हो सिलेक्शन की, कोई पक्षपात ना हो किसी के साथ। नेक्स्ट आता है इसमें आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग को हम अगर बात करें हिंदी में, तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग को हिंदी में कहा जाता है व्यवस्थीकृत नमूनाकरण। क्या बोलेंगे इसको हम?
व्यवस्थित नमूनाकरण, मतलब एक सिस्टम बना दिया हमने, एक व्यवस्था बना दी, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम सैंपल चूज करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द सैंपलिंग फ्रेम, द इंटरवल आर चूजन टू इंश्योर एन एडिक्वेट सैंपल साइज। क्या बोला जा रहा है कि हमने एक पॉपुलेशन को खड़ा किया, नंबर डाल दिए, नंबर डालने के बाद यहां पर हमने एक सिस्टम बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बोल दिया कि जितने भी लोग यहां पर खड़े हैं, हमें नहीं पता कितने लोग खड़े हैं, बस हमें ये पता है कि सभी के ऊपर नंबर पड़े कुछ ना कुछ। हमने बोला कि भाई स्टार्टिंग में हम 2 लोगों को छोड़ देंगे, उसके बाद हर 5th नंबर वाले को चूज कर लिया जाएगा। अब आपको नहीं पता कि 2 को छोड़ने के बाद फिर 1 2 3 4 5 इसको चूज किया जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 इसको चूज किया जाएगा, इस तरीके से। अब यहां पर कौन चूज किया जाएगा हमें नहीं पता। जैसे स्टार्टिंग में 2 ना छोड़ के हमने 3 छोड़ दिए, सपोज करो 3 छोड़ दिए, 3 छोड़ने के बाद हमने अगले 5 को चूज करने स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से। या आपने एक भी नहीं छोड़ा, आपने स्टार्टिंग में एक भी नहीं छोड़ा, स्टार्टिंग से चूज करने स्टार्ट कर दिया कि पहला चूज कर लिया गया, इसके बाद अब 4 का गैप किया जाएगा, फिर चूज किया जाएगा, फिर 4 का गैप किया जाएगा, फिर चूज किया जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी यहां पर पक्षपात नहीं होता है। एक बार जो सिस्टम बना दिया गया उसके अकॉर्डिंग अब अगला 5वां नंबर किसका होगा हमें नहीं पता, वो वहां पर जो भी खड़ा होगा उसे चूज कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है। कहने का मतलब है सिंपल वर्ड्स में बोले कि आपने एक सिस्टम बना दिया है, एक फॉर्मूला टाइप एक सिस्टम वाइज बना दिया है, जिसको कि आप यूज कर रहे हो सैंपल चूज करने में। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द सैंपलिंग फ्रेम। जो एक सैंपलिंग फ्रेम आपने बनाया है यहाँ पर, उसमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद चूज कर लिया जाता है। अब वहां पे कौन खड़ा है हमें नहीं पता। द इंटरवल्स आर चूजन टू इंश्योर एन एडिक्वेट सैंपल साइज। तो यहाँ पर जो इंटरवल ऐसा भी ना हो कि भाई 15 लोग हैं और पता लगे आपने बना दिया 10-10 का गैप करके, तो एक ही चूज कर पाओगे आप। 10 का मतलब यहाँ पे इसको चूज कर लिया, अगला कोई है ही नहीं, तो एक ही चूज कर पाओगे। तो सैंपल का जो इंटरवल है वो उस तरीके से आपको बनाना है, जैसे 3 का इंटरवल बना दिया आपने या 5 का इंटरवल बना दिया, तो कम से कम 3 से 4 लोग तो चुने जाए। तो कहने का मतलब है कि इंटरवल का जो गैप है वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि सैंपल साइज बहुत छोटा रह जाए। ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज ऑफन मोर कन्वीनियंट देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड इट इज easier to administer. However, it may also lead to biasness. For example, if there are underlying pattern in the order of individuals in the sampling frame such that the sampling technique can coincide with the periodicity of the underlying pattern. क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायसनेस भी आ सकती है। ऑल्सो लीड टू बायसनेस मतलब पक्षपात भी आ सकती है कि भाई आपको पता था कि 10वें नंबर पे मेरा फ्रेंड खड़ा है, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई पहला बंदा चूज किया जाएगा, फिर 4-4 का गैप करके चूज किया जाएगा। मतलब पहला हमने चूज कर लिया, फिर उसके बाद गैप किया, 5वां चूज कर लिया, फिर गैप किया, फिर 10वां चूज कर लिया, इस तरीके से फिर गैप किया, फिर 15वां चूज कर लिया। तो आपको पता था कि 15वें नंबर पे मेरा फ्रेंड खड़ा है, 10वें नंबर पे मेरा फ्रेंड खड़ा है, तो आपने इंटरवल ही इस तरीके से बनाया कि वो बंदा चूज कर लिया जाए। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षपात आने के चांस रहते हैं, लेकिन जो पहला वाला मेथड था ये वाला, इसमें कोई भी चांस नहीं रहता है कि भाई पक्षपात हो जाए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया ना। सैंपलिंग फ्रेम से नियमित अंतराल पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है। एक नियमित अंतराल आपने बना दिया, एक इंटरवल बना दिया, जिसके बेसिस पे आप नमूना जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पक्षपात रहने के चांस रहते हैं, तो इसलिए इस मेथड को इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता जितना कि पहले वाला मेथड था। और क्योंकि ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, क्योंकि इसको इसलिए प्रोबेबिलिटी में डाल दिया कि हमें नहीं पता कि भाई नेक्स्ट बंदा कौन खड़ा है। और इंटरवल सपोज करो आपने, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज ये भी हो सकती है, सपोज करो आप एक मैनेजर हो और लेकिन जनरल मैनेजर जो है वो डिसाइड करेंगे कि पैटर्न क्या रहने वाला है। आप एक मैनेजर हो और आपका जो फ्रेंड है वो 10वें नंबर पे आपने खड़ा कर देगी, भाई तू 10वें नंबर पे खड़ा हो जा। जनरल मैनेजर जो है वो 5-5 का इंटरवल बनाने वाला है, तो भाई आपको बस इतना पता था, इंटरवल बन गया 5-5 का। लेकिन जब जनरल मैनेजर आया ना इसको उनको चुनने के लिए, तो उसने क्या किया, पहले वाले को छोड़ दिया। उसने बोला यहां से हम चूज करेंगे, फिर 5-5 का गैप करेंगे, तो इसको चूज कर लिया, फिर 5 का गैप किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 7वें को चूज किया, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दिया, 13वें को चूज किया। मतलब कहने का कि अभी ये वाला जो बंदा है वो रह गया, इसको चूज नहीं किया जाएगा। तो जो इसलिए इस मेथड को हम रैंडम सैंपल बोलते हैं, क्योंकि मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक सैंपल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर ले जाता है हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस इंटरवल पे कौन खड़ा होगा। मतलब जब तक कि कोई फिक्सेशन ना हो तब तक यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये जो तरीका है वो अच्छा ही है।
इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। इसमें हम क्या करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट पॉपुलेशन को, ठीक है। और स्ट्रेटा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। तो गाइस इस वर्ड को भी याद रखना है आपको कि जो सब ग्रुप होते हैं इसमें हम इन ग्रुप को स्ट्रेटा के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले बच्चों में बताऊंगा, अभी चिंता ना करें आप लोग, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हु ऑल आर शेयर अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अब जो हमने स्ट्रेटा बनाया, जो हमने सब ग्रुप बनाया, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू वेरी बिटवीन द डिफरेंट सब ग्रुप्स एंड वी वांट टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द सब ग्रुप्स। हम ये चाहते हैं कि सभी सब ग्रुप से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। तो हमने क्या किया, सपोज करो अगर आप एक एरिया पे स्टडी करने जा रहे हो, सपोज करो एक दिल्ली का बहुत बड़ा एरिया है, सपोज करो साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली में आप स्टडी करने जा रहे हो, तो साउथ दिल्ली के एरिया को आपने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये एक मेल का ग्रुप है जिसमें मेल आते हैं, मतलब एज एन मेल का मतलब है पुरुष, आदमी जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आते हैं बच्चे, मेल हैं लेकिन वो चिल्ड्रेन है, जैसे 18 साल से कम उम्र के मेल, आपने ये ग्रुप बना दिया। यहाँ 18 प्लस वाला ग्रुप बना दिया आपने, पुरुष वाला। फिर आपने ग्रुप बनाया फीमेल का, कि यहाँ पर फीमेल है जिनकी महिलाएं, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, फिर 18 से ज्यादा की उम्र है, इस तरीके से आपने ग्रुप बना दिया उनका अलग। और एक बना दिया आपने चिल्ड्रेन का, ये फीमेल का ग्रुप है लेकिन 18 साल से कम वाले, 18 माइनस वाले हैं। तो आपने कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे साउथ दिल्ली को आपने पूरे के पूरे 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब आपने क्या किया, आपको सैंपल चूज करना है कि आपको साउथ दिल्ली पे स्टडी करनी है, लेकिन आपको एक सैंपल बनाना है। आप सब पे स्टडी कर तो नहीं कर सकते बिकॉज बहुत बड़ा एरिया है। तो आप एक ग्रुप बनाओगे और इस ग्रुप हम मतलब एक ऐसे सैंपल बनाओगे, इस सैंपल में हम चारों ग्रुप से लोगों को लेने वाले हैं। इन चारों ग्रुप को बोला जाएगा स्ट्रेटा, दिस इज नॉन एज सब ग्रुप। तो कंप्लीट जो पॉपुलेशन जो साउथ दिल्ली में लोग रहते हैं, सपोज करो 10,000 लोग रहते हैं साउथ दिल्ली में, एक एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो ग्रुप है ना, टोटल 4 ग्रुप जो हमने बनाई, टोटल 10,000 लोगों को ग्रुप बनाए। अब मेल में हमें पता लगा कि भाई मेल के जो है वो 5,000 है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 2,000 हैं, फिर यहाँ पर ये लोग 3,000 है, इस तरीके से आपने इनको बांट दिया, ये 2,000 है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, हम मेल जो है यहां से ले लेंगे, हम सपोज करो 100 लोगों को ले लिया, और उसके बाद मेल यहां से ले लेंगे हम 50 लोगों को, इस तरीके से ले लिया। फिर यहां से हमने फीमेल को उठा लिया, महिलाओं को हमने ले लिया 100 का, फिर हमने फीमेल का ले लिया 50 का। इस तरीके से कहने का मतलब है कि हमने हर ग्रुप से कुछ लोगों को उठा लिया, और जो ग्रुप है हमने बनाए थे वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बनाए थे, मतलब उनके अंदर जो लोग हैं वो उनकी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे 18 प्लस के सारे बंदे होंगे, यहाँ पर कोई भी फीमेल नहीं मिलेगी, सारे पुरुष मिलेंगे और सारे के सारे 18 प्लस मिलेंगे, और यहाँ पर सारी महिलाएं मिलेंगी जिनकी उम्र क्या होगी, 18 से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमने एक सिमिलर ग्रुप बना दिए थे, जहां से हमने लोगों को उठा लिया और अपना सैंपल बना दिया। समझ में आ गया सभी को? अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, दैट इज कि हमने कंप्लीट पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड किया। सब ग्रुप में से जो सब ग्रुप बने उनको हम स्ट्रेटा कहते हैं, मतलब सभी स्ट्रेटा में से हमने 10-10, 15-15 लोगों को उठा लिया। अब जो हमने सैंपल बनाया वो एक हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जो इस पूरी के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो हमने सैंपल बनाया है वो हर ग्रुप में से लोग चूज किए गए हैं, ऐसा नहीं कि एक सिंगल ग्रुप से चूज किए गए, है ना। तो अब जो सैंपल वो हमारा क्या कहलाएगा, एक अच्छा सैंपल कहलाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल तो दे ही दिया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि स्ट्रोक आते हैं भाई, मतलब हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, तो हमने क्या किया, सेक्स के बेस पे डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को, कि भाई कुछ मेल हो गए कुछ फीमेल हो गए। हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया स्ट्रोक जानने के लिए कि किसको ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, मेल को या फीमेल को। तो हमने दोनों में से उठा लिया, 50 फीमेल को 50 मेल को उठा करके हमने अपना सैंपल बना दिया 100 लोगों का, और हमने स्टडी कर ली। तो जो कंप्लीट पॉपुलेशन जिसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेटा, दिस इज सब ग्रुप, मेल का अलग फीमेल का अलग, 2 सब ग्रुप बना दिए, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटा। दोनों से चूज कर लिया हमने, और दोनों को ऐड करने के बाद हमारा सैंपल बन गया, तो इसको बोला जाएगा स्ट्रेटा, और इसके बेस पे हम लोग सैंपल बनाते हैं। फिर हमने इतनी रिसर्च कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में, हिंदी बोलते हैं हम लोग स्त्रीकृत नमूनाकरण। क्या बोलते हैं हम, स्त्रीकृत नमूनाकरण। और गाइस इसको स्त्रीकृत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्तर बनाते हैं हम लोग, स्तर का मतलब होता है स्ट्रेटा, ठीक है। हमने कंप्लीट जनसंख्या को क्या किया, उप समूह में डिवाइड कर दिया, उप समूह को बोला जाएगा स्ट्रेटा, दैट इज स्तर। और उसके बाद एक समान विशेषता
जो साझा करते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप बनाए थे, और उन चारों ग्रुप में से, मतलब जितने भी ग्रुप बनाए आपने, 2 4 6 10 जितने भी आपने ग्रुप बनाए, सभी ग्रुप में से कुछ कुछ आइटम उठा लिए और अपना सैंपल बना दिया। इसको बोला जाएगा स्थिरीकृत नमूनाकरण। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इजी है। वैसे मैंने लिख भी दिया एग्जाम्पल, हिंदी में भी लिख दिया है, आप लोग पढ़ भी सकते हो उसको बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्लस्टर्ड सैंपलिंग। अब गाइस ये क्लस्टर्ड सैंपलिंग क्या है, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्लस्टर्ड में और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, जो हमने डिस्कस किया अभी इससे पहले। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब कंफ्यूज इसलिए रहते हैं बिकॉज इसमें भी ग्रुप बनाए जाते हैं, तो कंफ्यूजन इस वजह से हो जाती है। अब मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सुन लो ध्यान से। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में कहते हैं इसको हम संकुल नमूनाकरण। हिंदी वाले बच्चों इसे बोलेंगे हम लोग संकुल नमूनाकरण। तो चलिए समझते हैं इसको और डिस्कस करते हैं। पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूं, फिर मैं हिंदी में समझा दूंगा। क्लस्टर्ड सैंपलिंग जो होता है, दैट इज क्लस्टर्ड सैंपल सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आर यूज्ड एज द सैंपलिंग यूनिट। यहां पर हमने क्या किया, कंप्लीट पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब इनके सब ग्रुप को स्ट्रेटा नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो अलग था ना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है। इनके ग्रुप को हम सब ग्रुप ही कहेंगे और इनको हम एज इन सैंपलिंग यूनिट में डिवाइड कर देंगे रेदर देन इंडिविजुअल्स। यहां पर हम इंडिविजुअल मतलब अलग अलग डिवाइड ना करके हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स नॉन एज क्लस्टर्स which are randomly selected to be included in the study. Clusters are usually already defined. यहाँ पर जो हमने सब ग्रुप बनाए हैं इनको क्लस्टर्ड के नाम से जानते हैं। अब गाइज मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देन उसके बाद मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट भी कर दूंगा कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर्ड सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है। क्लस्टर्ड सैंपलिंग में एक एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, अगर आप एक स्टडी करना चाहते हो इंडिविजुअल विलेजेस की कुड बी आइडेंटिफाइड एज क्लस्टर्स फॉर स्टडी ऑफ रूरल पॉवर्टी। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया के गरीब क्षेत्र मतलब गांव ग्रामीण इलाके में विलेजेस में कितनी गरीबी है, किस स्तर की गरीबी पाई जाती है, तो अगर आप इस एरिया में स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो ऐसे में जो आपका सैंपल बनेगा दैट इज कंप्लीट विलेज। जैसे इंडिया के यूपी में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के एक स्टेट में अगर आप देखें तो सपोज करो वहां पर 500 विलेजेस हैं, मतलब 500 गांव हैं टोटल यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में, एक एग्जांपल के तौर पे। तो इस 500 विलेजेस पे तो आप स्टडी कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टडी करना, आपको तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ साइज हो जाएगा आपका। तो ऐसे में कंप्लीट स्टडी ना करके आपने क्या किया कि यूपी के जितने भी ग्रामीण इलाके विलेजेस हैं इनको आपने 500 अलग अलग विलेजेस में डिवाइड कर दिया। अब जो 500 विलेजेस हैं इसमें से आपने क्या किया, 20 या 30 कंप्लीट विलेजेस पिक कर लिए फॉर द स्टडी। अब आपने क्या करना है, इस कंप्लीट विलेजेस पे स्टडी करनी है। जो यहां से रिजल्ट निकलेगा उसको आप जनरलाइज कर सकते हो इस 500 के ग्रुप पे कि पूरे ऑल ओवर यूपी में इस तरीके की गरीबी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इन 500 में से ही 20 से 30 विलेजेस पे स्टडी कर ली और जो आपने स्टडी करी है वो इसमें से ही विलेजेस चूज करे हैं, तो डेफिनेटली जो यहां से रिजल्ट निकाला होगा आपने वो इनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता होगा। तो आपने क्या किया, आपने कंप्लीट ही पूरे के पूरे गांव उठा लिए अपनी स्टडी करने के लिए। अब आप ये नहीं कर रहे कि एक विलेज है, विलेज ए करके, इस विलेज में मिस्टर एक्स कोई है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, इनको पिक किया। नहीं, आपने पूरे के पूरे गांव को पिक कर लिया। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने जो एग्जांपल लिया अभी कि भाई आपको ग्रुप 1 है दैट इज विलेज ए, ये ग्रुप 2 है दैट इज विलेज बी, दिस इज ग्रुप 3 दैट इज विलेज सी, दिस इज अनदर विलेज दैट इज ग्रुप डी। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे विलेजेस जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसमें से आपने 2 विलेज उठा लिए, एक ये वाले उठा लिया, एक ये वाले उठा लिया, इनको मिला करके आपने सैंपल बना दिया एक एग्जांपल के तौर पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या करते हो आप, कंप्लीट ही ग्रुप उठा लिए जाते हैं अपने स्टडी करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जबकि अगर हम देखें स्ट्रेटिफाइड में तो आपने यहाँ पे ग्रुप तो बनाए थे दैट इज नॉन एज स्ट्रेटा, सब ग्रुप यहाँ भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट अब ग्रुप नहीं उठाते। यहाँ पर ग्रुप में से कुछ पीपल उठाए जाते हैं। जैसे पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में से कुछ अमाउंट उठा लिया, इस पूरे ग्रुप में से कुछ अमाउंट उठा लिया, इस पूरे ग्रुप में से थोड़ा सा अमाउंट ले लिया, इस पूरे ग्रुप में से थोड़ा सा अमाउंट ले लिया। तो जो थोड़ा थोड़ा लिया है ना, इन सभी थोड़ा थोड़ा को मिला करके आपका सैंपल बनता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरे अब यहाँ पर जो सैंपल बनेगा वो हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ आया होगा तो आपका सैंपल बनेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जबकि जो आपका क्लस्टर्ड सैंपलिंग है इसमें आप पूरे के पूरे ग्रुप को ही उठा लेते हो। यहाँ पर अंदर से नहीं लोगे आप, पूरा का पूरा ग्रुप ही उठा लिया, पूरा ग्रुप उठा लो, ये पूरा ग्रुप उठा लो, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से आपने रैंडम तरीके से कुछ विलेजेस सिलेक्ट कर लिए जिन पे आपको स्टडी करनी है। आई होप जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। क्लस्टर्ड हिंदी वाले बच्चे समझ लो संकुल नमूनाकरण होता है।
क्लस्टर किए गए नमूने में जनसंख्या के उप समूहों को व्यक्तियों के बजाय नमूनाकरण इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब व्यक्तियों को नहीं उठाना है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इकाई उठानी। इकाई का मतलब जो आपने उप समूह बनाया है उसको एक इकाई माना जाएगा, उस पूरे के पूरे उप समूह को उठा लिया जाएगा। जनसंख्या को उप समूहों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें उप समूहों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अध्ययन में शामिल करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मतलब यहाँ पर भी रैंडम तरीके से आप चूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगा तो आपने इसको चूज कर लिया, नहीं, यहाँ भी रैंडम तरीके से आप ग्रुप चूज करेंगे। क्लस्टर आमतौर पर पहले से ही परिभाषित होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया था कि गरीबों को पहचानने के लिए आपने पूरे के पूरे गाँव पे स्टडी करनी है। 500 गांव है तो उसमें से 4 से 10 गांव उठा लिया आपने रैंडम तरीके से, उन पर आपने स्टडी स्टार्ट कर दी। आई होप जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स की। ये भी आपके एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और मैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी स्लाइड्स हैं, सो गाइस डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम समझेंगे। ठीक है, सो पहला आपका मेथड है दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। नाम से पता चल रहा है कि कन्वीनियंट है, भाई जो रिसर्चर है उसको ये मेथड कन्वीनियंट लग रहा था तो उसने चूज कर लिया। जैसे convenience sampling is perhaps the easiest method of sampling because participants are selected based on availability and willingness to take part। जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारा इकाई है जिस पे आप स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है, ये कंप्लीट आपका पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ लोग बिजी थे, ये बंदा बहुत बिजी रहता है, ये बंदा बहुत बिजी रहता है, तो इसलिए इसने बोला कि भाई हम आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये खाली बैठे तो उन्होंने बोला सर हम आपके साथ चल रहे हैं, हम आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या किया आपने, इनको चूज कर लिया एज एन अपने सैंपल में। तो जब पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं अवेलेबिलिटी के बेस पे, विलिंगनेस की मतलब उनकी इच्छा है भी नहीं है पार्ट लेने के लिए, तो उनको बोला जाएगा सिंपल कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से होता है, यूजफुल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बट द रिजल्ट आर प्रोन टू सिग्निफिकेंट बायस। ये पक्षपात हो सकता है बिकॉज दोज हु वॉलंटियर टू टेक पार्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु चूज नॉट टू। तो यहाँ पर पक्षपात हो सकता है बिकॉज हो सकता है कि आपने इसको चूज कर लिया खाली बैठा था, जबकि हो सकता है कि वहां से रिजल्ट उतना अच्छा ना निकले। तो इस तरीके से जो होता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग होता है। मतलब नाम से पता चला कि कन्वीनियंट का मतलब है कि भाई आरामदायक, हिंदी में क्या बोलते हैं, आराम नमूना। भाई बहुत आराम से आपने लोगों को चूज कर लिया। सुविधा नमूनाकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं सुविधा नमूनाकरण। सुविधा भी बोल सकते हो, फिर आराम भी बोल सकते हो। नमूना लेने का सबसे आसान तरीका है क्योंकि प्रतिभागियों का चयन उपलब्धता और भाग लेने की इच्छा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। और मैंने बता दिया कि कंप्लीट पॉपुलेशन में से जो फ्री थे, जो चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी इच्छा थी पार्टिसिपेट करने की, उनको सैंपल में ले लिया। जिन्होंने मना कर दिया भाई हम आपके रिसर्च का पार्ट नहीं बनना चाहते, हमसे दूर रहें, उनको हमने नहीं लिया। तो इस तरीके से हो गया ये आपका ये आराम नमूना। नेक्स्ट आपका कोटा सैंपलिंग, ये भी एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज ऑफन यूज्ड बाय मार्केट रिसर्चर। इंटरव्यूअर्स आर गिवन अ कोटा ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ अटेम्प्ट टू रिक्रूट। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका सैंपल बनेगा वो कोटा के बेस पे बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोटा सैंपलिंग अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बोलेगा, आई थिंक कोटा ही बोला जाएगा, हिंदी में भी तो कोटा ही बोलते हैं। हाँ, हिंदी में भी कोटा नमूनाकरण ही होता है। अगर गाइस इसको देखिए हम तो यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि ये कंप्लीट पॉपुलेशन है यहाँ पर और इस कंप्लीट पॉपुलेशन पे स्टडी करनी है। जैसे अगर एक मार्केट में आप रिसर्च करना चाहते हो, एक मॉल की आप रिसर्च करना चाहते हो कि जो मॉल है उसमें किस तरह का सामान ज्यादा सेल होता है, मेल का ज्यादा सामान सेल होता है, फीमेल का या चिल्ड्रन का, किसका सामान ज्यादा सेल होता है, तो आपको एक सर्वे करवाना पड़ेगा। अब उस कंप्लीट सर्वे में आपने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई जितने भी मेल हमारे यहाँ विजिट करेंगे मॉल में, उन कंप्लीट मेल का केवल 10% के ऊपर आप स्टडी करेंगे जिसको आप सैंपल में डालने वाले हो। आपने फीमेल का कर दिया कोटा फिक्स कि भाई फीमेल में हम करेंगे 15% फीमेल को इसमें शामिल करेंगे हम। तो फीमेल अब कितनी भी आ जाए, करोड़ों आ जाए, लेकिन सबको नहीं लेंगे, केवल 15% ही ली जाएंगी। चिल्ड्रन का आपने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई 5% जो है चिल्ड्रन पे स्टडी करने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे विजिट करेंगे उसका 5% अपने हम सैंपल में डालेंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपका सैंपल बनेगा जिसमें ऑलरेडी आपने कोटा फिक्स कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेके बताता हूं, अगर हम बात करें आपकी गवर्नमेंट पोस्ट जो निकलती हैं, या जो अगर हम बात करें कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वहां पर कोटा फिक्स होता है ना। जैसे 27% कोटा मिलता है ओबीसी कैटेगरी को कि भाई अब ओबीसी कितने भी आ जाएं लेकिन उसमें 27% ही उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऐसे ही एससी का कोटा होता है, भाई एससी का कोटा हो गया सपोज को 10%, फिर आपका एसटी का कोटा हो गया सपोज को 7%। इस तरीके से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना होता है, मुझे ओबीसी का पता है, इनका नहीं पता मुझे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई हर एक कैटेगरी का अलग अलग हमने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई इसमें से हमें 10% लेना है, इसमें 27% लेना है,
AWS से कुछ कोटा फिक्स कर दिया हमने, और फिर जो बाकी बच गया वो जर्नल का। इस तरीके से हम कंप्लीट जो है अपना सैंपल बना लेते हैं। तो कोटा में ये होता है गाइस कि हमने कंप्लीट जो सैंपल बनाना है उसमें कुछ नंबर ऑफ पीपल या कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है पहले ही, और उनको हम पिक कर लेंगे अपने सैंपल में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल डाला हुआ है, ऐसे आप पढ़ सकते हो कि भाई एक इंटरव्यूअर है जो कि जानना चाहते हो, तो 20 अडल्ट मैन उसने ले लिए, 20 अडल्ट विमेन ले ली, 10 टीनेज गर्ल्स और 10 टीनेज बॉयज ले लिए, और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप टेलीविजन पे क्या देखते हो, किस तरह के प्रोग्राम आपको पसंद है। तो कहने का मतलब है कि सभी को लिया गया है, लेकिन कोटा फिक्स करके सभी को एक कोटा फिक्स कर दिया गया, एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया जिनको हमें चूज करना है अपने सैंपल में। तो यहाँ पर भी पक्षपात हो सकता है, कुछ ज्यादा पक्षपात हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर कोटा फिक्स करने के बाद कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो पक्षपात की तरफ चली जाती हैं। जैसे सपोज करो अगर आप एक इंटरव्यूअर हो, अगर आप मॉल में जा रहे हो स्टडी करने के लिए, तो चिल्ड्रन जो खड़े थे आपने देखा कि भाई यहाँ पर 5 चिल्ड्रन खड़े, इसमें से ये बंदा सही लग रहा है, आपने गया सीधा उसमें स्टडी चालू कर दी, क्योंकि 5% तो आपको लेना ही है ना, और 5% में आपने इसको भी डाल दिया उठा करके, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से इसमें पक्षपात हो सकता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया, इजी था ये मेथड, तो इजी है, कोटा नमूनाकरण सिंपल है ना। और मैंने एक एग्जांपल लेके तो बता ही दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने लिख दिया, आप लोग खुद से पढ़ लेना, इसको गो थ्रू कर लेना PDF को डाउनलोड करने के बाद। इसमें अनुपातिक रूप से भी कर सकते हो, है ना, अनुपात फिक्स कर सकते हैं, परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ पीपल फिक्स कर दे कि 20-20 ले लो, 10-10 ले लो करके, इस तरीके से। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कहने का कि एक फिक्स नंबर जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा जिसके थ्रू हम अपना सैंपल बनाने वाले हैं। नेक्स्ट गाइस इसमें आता है आपका जजमेंट और पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग मैंने बताया था, इसमें जजमेंट पीस को बोला जाता है। तो ये एक ही चीज है गाइस, याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो एक ही चीज है। तो जजमेंट और पर्पसिव सैंपलिंग है, दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको हम निर्णय या उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको समझ लेते हैं बाय डेफिनेशन। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव subjective sampling. This technique relies on the judgment of the researcher when choosing who to ask to participate. A researcher may implicitly thus choose a representative sample to suit their needs or specifically approach individuals with certain characteristics. तो guys यहाँ पर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, भाई आपका पर्पस क्या है, आपका जजमेंट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल को चूज किया है और उस सैंपल पे आप स्टडी करने वाले हो। जैसे इन चीजों को ना हम इसमें बोला भी है कि भाई आप ऐसी चीजों को हम टेलीविजन वगैरह में या न्यूज चैनल पे ज्यादातर देखते हैं, जैसे कि आपको डिबेट करवानी है, पॉलिटिक्स पे डिबेट करवानी है। आप पॉलिटिक्स पे जब डिबेट करवाओगे तो वहां पर कुछ वरिष्ठ नागरिक आते हैं, फिर वरिष्ठ पत्रकार हो सकते हैं। तो वहां पर जो पत्रकार चूज किए गए इस डिबेट कराने के लिए, तो वो चैनल ने खुद चूज किए, जैसे आज तक है या NDTV है या कोई भी चैनल की बात करें हम, तो उस चैनल ने खुद उनको बुलाया, इन्वाइट किया आगे से कि भाई आप आओ, आप डिबेट करो पॉलिटिक्स के ऊपर, हम आप उसको अपने चैनल पे दिखाना चाहते हैं। तो ये क्योंकि आपका पर्पस था ये इस तरीके की डिबेट होना, तो आपने उस तरीके का ही लोगों को चूज किया है। यहाँ पर किसी को भी चूज कर सकते हो आप, लेकिन आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उस तरीके के इंसान को चूज करेंगे जो कि उस एरिया में माहिर होता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम पर्पस बेस्ड सैंपलिंग। सो दिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड बाय मीडिया व्हेन कन्वर्सिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड इन क्वालिटेटिव ऑफ रिसर्च। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट जो पॉपुलेशन है, कहने का मतलब है कि पत्रकार तो बहुत सारे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, कंप्लीट पॉपुलेशन है, लेकिन ये बंदा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और इसको पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट भी रहा है स्टार्टिंग से लेकर के। तो आपने इन 3 बंदों को बुला लिया, उनको एक तरीके से सैंपल बना दिया, और जिसपे आप अभी रिसर्च करने वाले हो, मतलब जिनको लेके आप फर्दर स्टडी करने वाले हो। तो इस तरीके से जो है इसमें चीजें होती हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग जो है चीजें इसमें की जाती हैं। तो यही था आपका चयनात्मक व्यक्तिगत नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह तकनीक शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करती है। जो शोध करता है ना, जो रिसर्चर जो रिसर्च करना चाहता है, उसके निर्णय पर डिपेंड करता है कि सैंपल किसका बनेगा। जैसे यहाँ पर शोधकर्ता कौन है, न्यूज चैनल। भाई अगर न्यूज चैनल पे कोई डिबेट करवानी है या उनको कोई रिसर्च करनी है पॉलिटिक्स को लेकर कि भाई क्या चल रहा है, कैसे पता लगाएं, तो इन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट को बुला लिया। ठीक है, उनको जर्नलिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको बुला लिया जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स में कहने की काम किया है या स्टार्टिंग से उस तरह की न्यूज कवर करी है, तो उनको बुला करके उन्होंने सैंपल बना दिया। तो निर्णय जो रहेगा सैंपल चूज करने का वो शोधकर्ता का रहेगा, और वो अपने अकॉर्डिंग प्रतिनिधि चुनेगा ताकि उसका जो नमूना है वो अच्छा बने और रिजल्ट भी अच्छा निकल के आए वहां से। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपका स्नोबॉल सैंपलिंग, दिस इज द लास्ट मेथड, इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं इसको जल्दी से फटाफट। स्नोबॉल सैंपलिंग को आई थिंक हिंदी में भी क्या बोलते हैं, स्नोबॉल ही बोलते हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड में क्या होता है, मैंने यहाँ पर चित्र डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। स्नोबॉल मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग हार्ड टू रीच ग्रुप्स, जहां पर सैंपल को चूज करना बहुत टफ हो। जैसे आपको नहीं पता
कि आपका नेक्स्ट जो आइटम है वो कहां से लोगे आप। जैसे सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट आर आस्क्ड टू नॉमिनेट फर्दर सब्जेक्ट नॉन टू देम। एक जो आपने सैंपल चूज कर लिया था, उसको आपने बोला कि भैया आप नेक्स्ट वाले बंदे को बता दो, नेक्स्ट मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट बंदा जो है वो कौन होगा, नॉन टू देम, जो कि उसको पता होना चाहिए। सो द सैंपल इंक्रीज इन साइज लाइक रोलिंग स्नोबॉल। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो आप एक सर्वे करना चाहते हो ड्रग बिहेवियर का, ड्रग यूजर्स का, जो ड्रग्स लेते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं, तो अब आपको नहीं पता, क्योंकि कोई पार्टिसिपेंट ये नहीं बताएगा कि मैं ड्रग्स लेता हूं, मेरे पे स्टडी करो, कोई नहीं बताएगा आपको। तो क्या करोगे, अगर आप एक बंदे को जानते हो कि ये बंदा ड्रग लेता है, तो आप उस पर स्टडी करो और उससे पूछो भाई कि नेक्स्ट आपका जान पहचान का कौन बंदा है जो ड्रग्स लेता है। तो 101% बता रहा हूं मैं कि जो ड्रग लेता होगा उसके कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो मतलब आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। तो वो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई इससे जाओ, आप यहां पर स्टडी कर सकते हो, इससे पूछताछ कर सकते हो। तो उसने +1 कर दिया, मतलब आपका सैंपल साइज बढ़ गया। आपने इस पे स्टडी करी, इससे पूछा भाई कि आपका कोई फ्रेंड है, तो ये इसने आगे किसी एक बंदे का नाम ले दिया, आपने इस पे स्टडी कर ली। इससे पूछा आपने, इसने आगे एक बंदे का नाम ले दिया। इस तरीके से जो है आप रोलिंग स्नोबॉल है, मतलब इस पे स्टडी कर ली, इसने इसको टक्कर मारी, इसके इस पे स्टडी होगी, इसने इसको टक्कर मारी, इस पे स्टडी होगी, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। तो जो आपके आइटम्स हैं, कहने का मतलब जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, जैसे आप ड्रग यूजर्स पे स्टडी कर रहे हो, तो यहां पर आपको एक बार में सैंपल साइज पूरा का पूरा नहीं मिलता है, आपको एक एक आइटम करके स्टडी करनी पड़ती है। एक आइटम आप कंप्लीट कर लोगे, एक आइटम पे रिसर्च करने के बाद वो नेक्स्ट आइटम के बारे में बताएगा, आप इस पे रिसर्च करोगे, वो नेक्स्ट आइटम के बारे में बताएगा, आप इस पे रिसर्च करोगे, फिर नेक्स्ट आइटम। इस तरीके से जो है आपका सैंपल बन जाएगा। और जैसे आपका 40 से 50 लोगों पे स्टडी हो गई, आप कहोगे भाई कि अब ये मेरी स्टडी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि अगर इतने लोगों पे मैंने स्टडी कर ली तो ये कम से कम 1000 से 500-5000 लोगों तक का जो मतलब ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर सैंपल बनता है और इस तरीके से आप सैंपल बना करके स्टडी करते हैं। हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर सामाजिक विज्ञान में दुर्गम समूहों की जांच करते समय किया जाता है। मौजूदा विषयों को उनके लिए ज्ञात और विषयों को नामांकित करने के लिए कहा जाता है। मतलब जो उनको ज्ञात है, जिनको पता है, मतलब उन्हें पता होता है कि भाई नेक्स्ट कौन बंदा ड्रग ले रहा है, तो वो बंदा उसका नाम ले देगा, तो आपने उस पर स्टडी कर ली। ऐसे इसको पता होगा कि नेक्स्ट कौन सा बंदा है जो ड्रग ले रहा है। तो ड्रग्स में आपस में कॉन्टेक्ट रहते हैं, जैसे शराबी होते हैं ना, एक शराबी को पता होता है कि दूसरा कौन है जो शराब पीता है, क्योंकि साथ में तो करते हैं लोग, तो उन्हें पता रहता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर चीजें कर सकते हो, बिकॉज एज एन आप खुद सैंपल बनाओगे तो अचानक से सैंपल नहीं बना सकते, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि दूसरा बंदा कौन है। तो यहाँ पर रोलिंग होती रहती है, रोलिंग स्नोबॉल की तरीके से जो आकार वो बढ़ता जाएगा आपके सैंपल का, और फिर जो आपकी स्टडी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप स्टडी करते हैं। गाइस, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसी तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, जैसे कि आज की क्लास में एक्सप्लेन किया है, चाहे वो लेक्चर्स हो, मॉक टेस्ट हो या फिर पीडीएफ नोट्स हो, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ना सिर्फ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बताता हूँ किस तरीके से एग्जाम क्रैक करना है, बल्कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक भी किया है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है, स्टूडेंट्स ने जो है किसी ने नेट, किसी ने ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। और ऐसा इसीलिए हो पाया है बिकॉज यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो लिमिटेड कंटेंट होगा और एग्जाम टारगेटेड होगा, इधर उधर की चीजें नहीं होंगी, टू द पॉइंट हम चीजों को समझेंगे और चीजों को समझने के बाद आप उस तरीके से जो है प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम इजी लगे। और एग्जाम इजी लगने के अलावा आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट चीजों को यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो करना क्या, किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इसको इंस्टॉल करके अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।